एक बार मंजीकल्लू नामक गांव में पद्मिनी नाम की एक महिला रहती थी। उसके दो बेटे थे जिनका नाम था श्रीनु और वेणु। वेणु बड़ा और श्रीनु छोटा था। पद्मिनी की मानसिकता अच्छी नहीं थी। वो छोटे से छोटे मुद्दे पर लड़ाई मोल ले लेती थी और हमेशा पड़ोसियों से झगड़ा करती रहती थी। इसीलिए गांव में कोई भी उसके मुंह नहीं लगता था। पद्मिनी को किसी को सुखी देखना पसंद नहीं आता था। वो उन पर नजर लगाए रखती। जब तक वे झगड़ा नहीं करते और अलग नहीं हो जाते, तब तक उसकी रातों की नींद उड़ी रहती। उसे लड़ाई झगड़ा और पिटाई देखते हुए बड़ी खुशी महसूस होती थी। इस तरह की दुष्ट सोच वाली पद्मिनी ने अपने छोटे बेटे श्रीनु को भी अपने जैसा ही स्वभाव दिया था। वो उसे बिठा बिठाकर समझाती रहती। मुझे देखो मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें अपनी माँ के कहे के खिलाफ कभी नहीं जाना है। कभी चार लोगों से मिलकर नहीं रहना। किसी पर भरोसा ना करना। हर कोई अपने मतलब से ही पास आता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ हमें भी सावधान रहना है। हमें अपना काम अगर आराम से करना है तो आसपास के लोगों के बीच आग लगाकर रखनी होगी और ध्यान देना होगा कि किसी की किसी के साथ ना बने। तब हम दूसरों पर राज कर सकते हैं। तभी वे हमारी बात सुनेंगे और हमारी ही चलेगी। समझे? बिल्कुल ठीक माँ। श्रीनु बिल्कुल अपनी माँ के पद चिन्हों पर चल रहा था। वो जो कहती एक छोटे बच्चे की तरह मान लेता था। इसीलिए पद्मिनी श्रीनु को बहुत पसंद करती थी। लेकिन वेणु ऐसा नहीं था। वो चार लोगों के साथ मिलकर चलने वाला था और छोटे बड़े का भेद नहीं करता था। वेणु अपनी माँ की सीख पर नहीं चलता था। गांव में हर कोई वेणु को पसंद करता था। जब सबके सुख दुख में वो साथ देता था तो हर कोई उसकी कद्र करता था। पद्मिनी श्रीनु की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती थी, लेकिन वेणु से बड़े अलग तरह से पेश आती थी। उसे समय पर सही तरीके से खाना भी नहीं देती थी। ये क्या है? ये चावल तो खराब हो गया है, मैं इसे कैसे खाऊंगा? इस पर कुछ भी बिना बोलना बेकार है। खाने के लिए ही चावल है। खाना है तो चुपचाप खाओ वरना चले जाओ। इससे दुखी होकर वेणु वही चावल खा लेता और सो जाता। और ये कोई नई बात नहीं थी। आमतौर पर ऐसा ही होता था। वेणु के कपड़े भी अच्छे नहीं होते थे। पद्मिनी के इस तरह भेदभाव करने पर भी उसने अपना व्यवहार नहीं बदला। लेकिन उसने अपनी माँ के व्यवहार के बारे में कभी किसी से कुछ कहा भी नहीं। माँ, तुम जिस तरह से व्यवहार करती हो वो अच्छा नहीं है। अगर हमारे पास लोग रहें तो ये अच्छा होगा। अगर हमसे सब खुश हैं, तभी हम भी खुश हो सकते हैं। वे मुश्किल समय में हमारा साथ देंगे। अगर हमारी बातचीत अच्छी होगी तो हमारे आसपास के लोगों का हमसे व्यवहार भी अच्छा होगा। इस दुनिया में बुरा कभी अच्छे से नहीं जीत सकता माँ। और तुम अपने बुरे व्यवहार को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख रही हो, भाई को भी सिखा रही हो। क्या तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो? मैंने तुम्हें जन्म दिया है या तुमने मुझे? मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुमको मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। जाओ और अपना काम देखो, जाओ। पद्मिनी उस पर चिल्लाती है और उसकी बात नहीं सुनती। वेणु दुख के साथ बाहर चला जाता है। पद्मिनी को लगता है कि वेणु के पहले अगर श्रीनु की शादी कर दी तो लोग उसे ताने देंगे। इसीलिए उसने वेणु की शादी कर दी और उसे अलग कर दिया। देखो वेणु, तुम भले ही मेरी बात ना सुनो, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं और तुमको आधी संपत्ति भी दे दूं। मैं 1 एकड़ कृषि भूमि दूंगी और मैं घर और मवेशियों को भी 2 हिस्सों में बांट रही हूँ। आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हिस्सा तुम्हारे भाई का है। आम का पेड़ भी 2 हिस्सों में बांट रही हूँ, जिसमें नीचे का हिस्सा तुम्हारा और ऊपर पत्ती वाला हिस्सा तुम्हारे भाई का है। वो संपत्ति को इस तरह विभाजित करती है। वेणु के खेत में पानी श्रीनु के खेत से होकर गुजरता है। पद्मिनी और श्रीनु ने ऐसे करने की योजना बनाई थी कि एक बार श्रीनु के खेत में पानी भर जाए तो वो मोटर बंद कर देते थे, जिसके कारण वेणु का खेत सूख गया और उसकी फसल बर्बाद हो गई। दूसरी ओर वेणु ने आम के पेड़ में अच्छी खाद डाली और आम के पेड़ पर खूब फल आए। लेकिन श्रीनु के हिस्से उस पर उगे आम आए, जिन्हें उसने बेच दिया और अच्छा मुनाफा कमाया। बहुत मेहनत से
वेणु मवेशियों को खिलाता पिलाता और उनकी देखभाल करता था, लेकिन पीछे के हिस्से से दूध दुहकर शीनू बाजार में दूध बेचने ले जाता था। वेणु कितनी ही मेहनत करता, लेकिन हर बाटी चीज में लाभ शीनू ही कमा रहा था और उसका आनंद ले रहा था। कुछ दिनों बाद वेणु की पत्नी को उसकी सास की इस धोखाधड़ी का एहसास हो गया और उसने कहा, सास हमें इतना धोखा क्यों दे रही है? हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये करने का तरीका नहीं है। मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। देखो प्रमिला, मैं अपनी माँ से नाराज हूँ। मैं उसे ये बताने के इरादे से पूरी तरह सहमत हूँ कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है। हाँ, तो फिर ठीक है। उस दिन के बाद से उसने खेत में पानी देना बंद कर दिया, मवेशियों को घास देना भी बंद कर दिया और आम के पेड़ में खाद भी नहीं डाली, जिस वजह से श्रीनू का खेत सूख गया। मवेशियों ने दूध देना बंद कर दिया और आम का पेड़ भी सूख गया। तब पद्मिनी, जिसने अपनी बहू से कभी सीधे मुंह बात नहीं की थी, उसने अपने लहजे में मिश्री घोलकर उससे बड़े प्यार से कहा, मेरी प्रिय प्रमिला, तुम जो कर रही हो वो सही तरीका नहीं है बेटी। अगर तुम फसल को सुखा दोगी तो भूदेवी को गुस्सा आ जाएगा। भैंस की भूख तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी और तुम्हारा परिवार भी उस आम के पेड़ की तरह सूख जाएगा। अपनी झूठी बातों से बाज आओ सासू माँ। मैंने आप जैसी माँ आज तक नहीं देखी। मुझे आपकी उम्र के व्यक्ति को कोई बात बताने में शर्म आ रही है। मुझे आपके रवैये से घिन महसूस होती है। इतना कहते हुए प्रमिला वहां से चली जाती है। प्रमिला की सीधी सच्ची बातों का पद्मिनी पर असर पड़ता है और उसे अपनी गलती समझ उस दिन से दोनों बेटों के साथ समान व्यवहार करना शुरू कर दिया। शीनू भी बेहतर हो गया। उस दिन के बाद से हर कोई खुशी से एक साथ रहने लगा। सीतापुर नाम के एक गांव में ललिता पवार नाम की एक सास रहती थी। उसकी एक बहू थी जिसका नाम था सुशीला। ललिता बड़ी तेज और कठोर स्वभाव की महिला थी, जबकि सुशीला सौम्य स्वभाव की। वो अपनी सास की नियमित रूप से देखभाल किया करती थी, लेकिन ललिता उसके भले दिल की परवाह किए बिना उसे बात बात पर सताती और सुशीला से घर के सारे काम करवाती। सुशीला एक भी शब्द कहे बिना काम करने में लगी रहती। हर दिन वो सुबह 4 बजे उठ जाती और घर के काम निपटाते निपटाते रात में उसे 11 बजे के बाद आराम मिल पाता। इतना सब करने के बावजूद ललिता सुशीला के लिए रात में कुछ नहीं रखती और सुशीला को सिर्फ पानी पीकर सो जाना पड़ता। इसी तरह लगातार चक्की की तरह पिसते हुए आखिर एक दिन उसे बुखार आ जाता है और वो सो रही होती है। जब ललिता को पता चलता है कि वो अभी तक नहीं उठी, तो वो उसके पास आकर कहती है, अरे क्यों अभी तक कैसे सो रही है? घर का सारा काम पड़ा है, क्या तेरा बाप आकर निपटाएगा? चल उठ, खड़ी हो जा और फटाफट काम कर। सासू माँ, मुझे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरा पूरा शरीर तप रहा है और चक्कर आ रहे हैं। मैं कुछ देर में उठकर सब कुछ कर दूंगी। सुशीला ने ललिता से प्रार्थना की, लेकिन ललिता ने उसकी नहीं सुनी। उसने सुशीला के बाल पकड़े और उससे बर्तन साफ करने के लिए कहा। 5 मिनट में सारे बर्तन धोकर मुझे एक प्याला कॉफी बना कर दे, शरीर तप रहा है। ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है। बेचारी सुशीला रोने लगती है। नहीं जानती कि पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किए थे कि इस जीवन में मुझे इतना अत्याचार सहन करना पड़ रहा है। मुझसे प्यार से बात करने वाला कोई नहीं। ये सास लोग अपनी बहुओं को अपनी बेटी क्यों नहीं मानती है? ये सोचते हुए वो खुद को ही कोसती है और सारे बर्तन साफ करती है। फिर एक प्याला चाय बनाकर अपनी सास को देती है। वो 2 घूंट पीकर उस पर फेंक देती है। ये क्या है? इसे कोई कॉफी कहेगा? ये तेरे चेहरे की तरह ही है, चली जा यहाँ से। इस तरह उसने सुशीला को लताड़ा। सुशीला डरकर तुरंत रसोई में चली जाती है और रोने लगती है। अरे तू रो क्यों रही है? तेरे लिए क्या ये कोई नई बात है? इस तरह घर के कामों में लगी रहकर वो अपना दुख और परेशानी भूल जाती है और कुछ देर में सामान्य हो जाती है। एक दिन जब सुशीला ललिता की एक रेशम की साड़ी धो रही होती है, तो वो फट जाती है। ये देखकर ललिता को एक और मौका मिल जाता है।
अरे कामचोर, मेरी इतनी अच्छी साड़ी फाड़ दी तूने, तेरे हाथों को लकवा मार जाए। अगर तू एक इंसान होती ना तो मेरी डांट सुनकर तू जाकर कुएं में कूद पड़ती और मर जाती, लेकिन दरअसल तू इंसान है ही नहीं। ये सुनकर सुशीला का आत्मसम्मान जाग जाता है और वो सोचती है, इस तरह जीने का क्या मतलब है, इस तरह जीकर मुझे क्या मिल रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मुझे इंसान होने से नकार रही है, इससे तो मरना ही बेहतर है। ये सोचते हुए वो कुएं के पास जाकर उसमें कूदने लगती है कि तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे खींच लिया और पीछे मुड़ती है। एक प्रेत को देखकर वो डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं बहुत समय से तुम्हें भुगतते देख रही हूँ। बहुत सालों पहले मैं भी अपनी सास का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन अब ये तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी माँ को सही रास्ते पर लाऊंगी। फिर वो प्रेतात्मा ललिता के पास गई जो सो रही थी और उसे उसके बाल पकड़कर हवा में उठा लिया। वो डर गई। मुझे कुछ मत करना, मैं एक भली औरत हूँ, तुम्हारी माँ की तरह। अरे चुड़ैल, मैं तो मरकर एक भूत बनी हूँ, लेकिन तू तो जीते जी अपनी बहू के साथ शैतानों जैसा व्यवहार कर रही है। तो जैसी सास को भगा भगा कर मारना चाहिए। तुझे माफ करना बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तुझे अभी मार कर तेरा खून चूसूंगी, तभी सुशीला का जीवन सही होगा। इससे ललिता बेहद डर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है। अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं करूंगी जो भी तुम कह रही हो ना, सब करूंगी मैं। ठीक है, आज से तुझे करने होंगे घर के सारे काम और खाना भी तू ही पकाएगी। तेरी बहू को इंच भर भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसे रानी की तरह रख। मैं इसी घर में रहूंगी। अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की तो तेरा खून चूसकर मार डालूंगी तुझे, याद रखना। ये कहकर उस समय वो प्रेतात्मा वहां से चली गई। उस दिन के बाद से ललिता ने घर का सारा काम किया और अपनी बहू का पूरा ख्याल रखा।